यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो 13 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, 13 जून 2023 से। और पेपर अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का सिलेबस हो गया होगा और आप रिवीजन के ऊपर लगे हुए होंगे। और आपकी रिवीजन को और भी बेटर करने के लिए जो है हम लोग जो है वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पेपर नंबर 1 की रिवीजन वीडियोस। कंप्लीट पेपर नंबर 1 जो है हमारा, उसकी रिवीजन वीडियोस जो है वो सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। सर, आज जो है पहली वीडियो जो आप डाल रहे हो तो क्या यूनिट नंबर फर्स्ट बोल दो टीचिंग एप्टीट्यूड की डाल रहे हो? नहीं, आज जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे मुश्किल यूनिट से। सबसे मुश्किल यूनिट को सबसे पहले करेंगे और जो सबसे इजी यूनिट है उसको सबसे लास्ट में करेंगे। सर, इसका मतलब सबसे मुश्किल यूनिट तो सर हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 के बारे में ही सोचा, दैट इज अ लॉजिकल रीजनिंग। एग्जैक्टली हम लोग जो है वो आज क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है। अब आपको मालूम है कि ये जो लॉजिकल रीजनिंग का अपना जो बुक है, इसके दो इसके अंदर सेगमेंट है। एक तो है आपका लॉजिकल रीजनिंग का, एक है आपका इंडियन लॉजिक का। लॉजिकल रीजनिंग फिर भी थोड़ा सा जो है वो कंपैरेटिवली टू इंडियन लॉजिक इजी पड़ता है और इंडियन लॉजिक सबसे जो है वो डेंजरस सब्जेक्ट है हमारे नेट एग्जाम के लिए। तो हम लोग जो है वो आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट इंडियन लॉजिक को जो है वो रिवाइज करेंगे। 7 लेक्चर्स हम लोगों ने जो है वो इंडियन लॉजिक के ऊपर लगाए थे और इंडियन लॉजिक को 7 लेक्चर्स के अंदर हमने कंप्लीट किया था। लगभग आधे घंटे के 40-40 मिनट के अपने लेक्चर लगे थे। अब वो जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक को आज के वीडियो में हम लोग क्विकली जो है वो करने वाले हैं रिवाइज। पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक आज जो है वो हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, जैसे इंडियन लॉजिक होगा फिर कल जो है वो हम लोग करेंगे एलआर। इस तरीके से ग्रेजुअली धीरे धीरे एक दिन के गैप पे हम लोग जो है वो एक सब्जेक्ट जो है वो अपना कंप्लीट करेंगे। और फिर 1 तारीख से जो है मतलब 1 जून से 10 जून तक जो है वो हम लोग एमसीक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट करेंगे। हर एक यूनिट के 100 क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है और उनको कंप्लीट करेंगे। ओके जी, तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा यूनिट नंबर 6 है दैट इज अ लॉजिकल रीजनिंग का, इसका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज अ इंडियन लॉजिक। चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, इंडियन लॉजिक। इस यूनिट को इस पूरे के पूरे टॉपिक को आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं रिवाइज। क्या करेंगे, रिवाइज। ओके हाँ जी, लेक्चर को स्टार्ट करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन छोटी सी आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग दिसंबर 2023 में जो एनटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हम जो आपको ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाएंगे उसमें आपको आपके घर पे बैठे बैठे जो है वो मिलेगा पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। प्लस में आपको मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। प्रॉपर बुक्स हैं हमने बना रखी, जैसे ये यूनिट नंबर 6 का बुक हो गया। इस तरीके से 10 किताबें पेपर 1 की और 10 किताबें पेपर नंबर 2 की। हम लोग पेपर नंबर 2 के अंदर कॉमर्स और मैनेजमेंट में डील करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच हमसे ले सकते हैं, जिसपे आपको आप घर पे बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। किताबें मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और हर यूनिट का रिविजन वीडियो लाइक दिस, जैसे ये रिविजन वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक कंप्लीट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा का पूरा लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट। इस तरीके से हर यूनिट का रिवीजन वीडियो मिलेगा और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जो है वो बैच की इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब हम लोग जो है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक का। टॉपिक का नाम जो है वो क्या था, लॉजिकल रीजनिंग। थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेगा, थोड़ा सा अपना जो ये टॉपिक है ये फास्ट ट्रैक पे चलेगा। बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो पेड स्टूडेंट्स है, उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा क्योंकि उन्होंने पहले पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो जो पेड स्टूडेंट्स है अगर वो रिवाइज करेंगे तो थोड़ा क्विकली हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फास्ट चलेगा। जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, अभी पेड स्टूडेंट्स नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप भी अगर वीडियो को पॉज कर करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी सारा का सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग 30 to 40 मिनट्स का एक लेक्चर है और हमने इसके ऊपर लगभग 7 लेक्चर जो है वो लगाए हैं। तो अगर 30 मिनट का भी है तो 210 मिनट हो गए। 210 मिनट जो है वो टोटल हमने जो है वो लगाए। अब ये 210 मिनट में जो भी हमने पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा उसको लगभग हम जो है वो 40 से लेके और 60 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा काम तो फास्टली होगा, ठीक है ना जी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन लॉजिक की अगर बात करते हैं तो अपने सिलेबस के अंदर क्या चीज है, तो अपने सिलेबस में है इंडियन लॉजिक। सबसे पहले तो है मीन्स ऑफ नॉलेज, और मीन्स ऑफ नॉलेज के अंदर जो है वो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रमाण के बारे में। टोटल मिला के प्रमाण जो है वो कितने हैं, 6 हैं जो अपने को पढ़ के जाने। एक है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान, फिर है उपमान, फिर है शब्द, फिर है अर्थापत्ति और कौन सा, अनुपलब्धि। उसके बाद अपने को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान के बारे में, और फिर एक पढ़ना है अपने को व्यक्ति के बारे में, और फिर पढ़ना है अपने को हेतुवाभास के बारे में। इसके अंदर पढ़ना है अपने को फैलेसी। ओके, ये टॉपिक है जो अपने को पढ़ के जाना है। इसमें से जनरली 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब ये टॉपिक अपने को जो है वो पढ़ के जाना है।
ठीक है ना। शुरुआत अगर करते हैं हम इसका, तो आपको मैंने बताया था कि देखो ये सारा का सारा जो है वो पार्ट है किसका, फिलोसफी का। किसका पार्ट है, फिलोसफी। फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी इज नोन एज दर्शन शास्त्र। बेसिकली फिलोसफी को बोलते हैं हम लोग क्या, दर्शन शास्त्र। तो फिलोसफी बेसिकली क्या होती है, एक एक्टिविटी है जो लोग करते हैं, क्या करने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए। फिलोसफी के अंदर बेसिकली दर्शन शास्त्र बोल दिया तो मतलब ये एक पढ़ाई है, और पढ़ाई है तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे, खुद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जीवन का मूल मंत्र क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इस संसार से हमारा क्या नाता है उसको जानने का प्रयास करेंगे, इस संसार से क्या मतलब है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली फिलोसफी के अंदर हम लोग जो वो स्टडी करते हैं किसके बारे में, खुद के बारे में, जिस जगह पे हम रह रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड के बारे में, और हमारे इस वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिलोसफी। अब इस पढ़ाई को बेसिकली फिलोसफी बोला जाता है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो फिलोसफी की पढ़ाई होती है उसके लिए अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स है, अलग अलग जो है वो लोगों ने अपने जो है वो व्यू जो है वो प्रेजेंट की है। हर एक पर्सन की जो थ्योरी है, हर एक पर्सन की जो स्टडी है वो अपने कुछ लॉजिक्स के ऊपर जो है वो क्या है, बेस्ड है, ठीक है। और अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट थे, टोटल मिला के अपने इंडिया के अंदर 9 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिन्होंने फिलोसफी के बारे में जो है वो क्या करवाया, दर्शन शास्त्र के बारे में जो है वो उल्लेख किया है, ठीक है। और जो 9 स्कूल ऑफ थॉट्स है उनको 2 कैटेगरी के अंदर जो है वो किया गया है, क्या, डिवाइड। तो इंडिया का जो फिलोसफिकल सिस्टम है वो उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स के अंदर। एक है जिनको बोलते हैं जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, जिनको बोलते हैं आस्तिक, और एक है जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते उनको बोलते हैं नास्तिक। तो जो भगवान पे विश्वास रखते हैं दीज आर नोन एज ऑर्थोडॉक्स। उसके अंदर टोटल मिला के 6 स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, ठीक है। और जो भगवान पे विश्वास नहीं रखते उनको बोलते हैं नास्तिक, जिसके अंदर टोटल मिला के जो है वो कितने, 3 स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं। तो पहली बात तो फिलोसफी जो है वो क्या होती है आपको मैंने बता दिया। तो फिलोसफी एक एक्टिविटी है जो लोग करते हैं क्या करने के लिए, टू सीक टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ट्रूथ। किसके बारे में, खुद के बारे में, इस संसार के बारे में जहां पे वो रह रहे, और रिलेशनशिप के बारे में, संसार से उनका क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी जो आप करते हैं, ये ज्ञान जो आप प्राप्त करना चाहते हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिलोसफी। ओके, आप फिलोसफी की अगर बात करते हैं तो अपने यहां पे स्कूल ऑफ थॉट जो है वो टोटल मिला के कितने हैं, 2 तरह के, एक है आपका हेटेरोडॉक्स और एक है कौन से, ऑर्थोडॉक्स। इसको मैंने आगे पूरा चार्ट बताया था, आओ देखते हैं। तो इंडिया के जो फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, ठीक है, जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लोगों की जो विचारधारा है वो विचारधारा 2 भागों के अंदर जो है वो बांटी गई है। अब ये 2 भाग जो हमने करे हैं वो किसके बेस पर करे हैं, वो हमने किए किसके बेस पर, वेदों के बेस पर। आपको मालूम है 4 तरह के हमारे वेद होते हैं, ऋग्वेद हो गया, यजुर हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो कुछ स्कूल ऑफ थॉट, कुछ विचारधारा, कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों को मानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वेदों को नहीं मानते हैं। जो लोग वेदों को मानते हैं उनको बोलते हैं हम लोग आस्तिक, ठीक है, उनको बोला जाता है क्या, कुछ विचारधारा ऐसे जो वेदों को मानते हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या, आस्तिक बोले तो ऑर्थोडॉक्स, और कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो वेदों को नहीं मानती उनको बोलते हैं हम लोग क्या, हेटेरोडॉक्स। ओके, अब जो विचारधारा वेदों को मानती है, मतलब जो स्टडी बेसिकली वेदों को मान के की गई है, उसको उसके अंदर टोटल मिला के कितने आते हैं, 6। कितने आते हैं, 6। उसमें से है न्याय, वैशिका, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को क्या बोलते हैं, वेदांता भी बोलते हैं। इसके अंदर जो हमको पढ़ के जाना है वो क्या है, न्याय फिलोसफी। ओके, और जो स्टडी ऐसी है जो बोलती है कि हम वेदों को नहीं मानते, जो पढ़ाई ऐसी है जो बोलती है वेदों को हम नहीं मानते, ठीक है, उसके अंदर कौन है, मेटेरियलिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया और बुद्धिज्म हो गया। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं किसका, स्कूल ऑफ थॉट का, तो इंडिया के जो फिलोसॉफिकल स्कूल्स हैं, ठीक है, तो वो उनकी कैटेगरी 2 पार्ट में हमने डिवाइड करी, और वो दोनों वो जो 2 कैटेगरी है वो किस बेस पर डिवाइड किया गया है, वो डिवाइड किया गया वेदास के बेस पर। ओके जी सर। अब यहां पे अगर बात करते हैं किसके बारे में, आपको जो है वो क्या करना है, फिलोसफी जब आप पढ़ेंगे तो फिलोसफी के अंदर आप जो है वो नॉलेज को गेन करते हैं। नॉलेज से रिलेटेड जो है वो 4 टर्म्स आते हैं जो अपने को पढ़ के जाना पड़ेगा। वो क्या क्या है, सबसे पहले होता है परमाता। परमाता कौन होता है, जिसको सारी नॉलेज है, ठीक है, हु, परमाता द नोवर, जिसको क्या है, नॉलेज है, उसको बोलते हैं परमाता। एक होता है परमेया। परमेया कौन होता है, नोवेबल्स, जिसके बारे में आपको जानना है, आपको इस पेन के बारे में जानना है तो इसको बोलेंगे क्या, परमेया। फिर आएगा प्रमाण। प्रमाण जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ नॉलेज। नॉलेज, इस पेन के बारे में नॉलेज कैसे गेन करनी है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रमाण। क्या बोलते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण जो है वो क्या, थ्योरी ऑफ नॉलेज है कि इस पेन के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वो आपको कैसे मिलेगी। और फिर आएगा परमिति। परमिति जो है वो बताएगा क्या, परमिति द नॉलेज अचीव बाय द प्रमाण। प्रमाण से जो नॉलेज मिलेगा, अब आपको इस पेन से जो नॉलेज मिली, आपको इस पेन के बारे में पता चला कि ये जो है वो बहुत स्मूथली लिखता है, तो ये जो नॉलेज आपको मिला इसको बोलते हैं हम लोग क्या, परमिति। ओके जी। अब बात करते हैं हमारे न्याय एपिस्टेमोलॉजी का। अब देखो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स थे, ठीक है, और उन अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर जो है वो जो ऑर्थोडॉक्स थे उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कौन सा, न्याय एपिस्टेमोलॉजी। न्याय एपिस्टेमोलॉजी जो है वो क्या बोलती है, तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब जो है वो क्या होता है, शब्द शास्त्र, ठीक है। तो न्याय जो स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, वो ये बोलता है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज आपको 2 तरीके से जो है वो मिलती है। एक तो मिलती है वैलिड मीन से और एक मिलती है इनवैलिड मीन से। जो वैलिड सोर्सेज है
या वैलिड मींस ऑफ नॉलेज है उसके अंदर टोटल मिला के आते हैं कितने? 4। और जो इनवैलिड है उसमें के अंदर जो है वो 7-8 आते हैं। ठीक है, हमको जो है वो जो पढ़ने हैं वो कौन से? वैलिड मींस के तो चारों के चारों पढ़ने हैं, जिसको बोलते हैं परसेप्शन, इन्फ्लुएंस, कंपैरिजन और वर्बल टेस्टिमोनी। और जो इनवैलिड जो सोर्सेज हैं, ठीक है, उसके अंदर अपने को 2 पढ़ने, एक है कौन सा? अनुपलब्धि और एक कौन सा? अर्थापत्ति। तो इसको समझो पहले, एज पर द न्याय एपिस्टेमोलॉजी, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो नॉलेज को गेन करने के कितने सोर्सेज आपके पास अवेलेबल है? देयर आर 2 सोर्स आर अवेलेबल। वन इज द वैलिड सोर्स, वैलिड बोल दिया तो जिसको वैलिडेट किया जा सकता है, और वैलिडेट करने के लिए मतलब जिसके बारे में आपके पास में क्या होगा? प्रूफ होगा, जिसको जाके आप चेक कर सकते हो। बेसिकली एक ऐसी कोई नॉलेज आपको मिली जिसको आप चेक कर सकते हो कि वो सही है या गलत है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। और एक ऐसी स्टडी जिसको आप चेक नहीं कर सकते, नॉलेज तो है बट मैं चेक नहीं कर सकता, मेरी कंफ्यूजन जो है, मैं हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रहूंगा, मैं हमेशा कंफ्यूजन बनी रहेगी कि क्या वो सही भी है या नहीं है, उसको बोलते हैं इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। जो वैलिड सोर्स है उसमें टोटल मिला के कितने हैं? 4। परसेप्शन, इन्फ्लुएंस, कंपैरिजन, वर्बल टेस्टिमोनी। और जो इनवैलिड है उसके अंदर जो है वो कई सारे, लेकिन हमको पढ़ने कितने? 2, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। ठीक है, अब आपको मैंने बताया नॉलेज प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्या? प्रमाण। अब बात आती है प्रमाण के बारे में, थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रमाण के बारे में। प्रमाण जो है वो क्या है? प्रमाण बेसिकली बताएगा कि आपको नॉलेज जो है वो कहां कैसे मिलेगी। तो प्रमाण बताएगा नॉलेज कैसे मिलेगी। प्रमाण के अंदर जो है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को 6 मीन्स को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बताया गया। जो ऊपर आपने न्याय शास्त्र के अंदर पढ़ा है कि टोटल मिला के कितने थे? 2 थे, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 4 थे आपके वैलिड में और बाकी थे आपके इनवैलिड के अंदर। और यहां पे जो है, जो हमने अभी ऊपर सिलेबस के अंदर देखा, वो 6 के 6 को प्रमाण ने जो माना है वो क्या माना है? दिस 6 आर नोन एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। अब उनके अंदर क्या क्या आएगा? उसके अंदर है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ये 4 तो जो ये 4 थे, इन 4 को तो उसमें भी किसमें सर? इन 4 को तो न्याय शास्त्र के अंदर भी जो है वो क्या माना गया सर? इन 4 को, ये जो 4 है, इनको न्याय शास्त्र के अंदर जो है माना गया कि ये जो है वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है, और ये जो 2 हैं ये इनवैलिड थे। लेकिन प्रमाण जो है वो क्या बोलता है? प्रमाण बोलता है ये 6 के 6 जो है, दीज आर नोन एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, अब ये मतलब ये वैलिड सोर्स है भाई, यहां से आपको नॉलेज मिल सकती है। अगर आपको खुद के बारे में जानना है, आपको नॉलेज मिल सकती है प्रत्यक्ष से, अनुमान से, उपमान से, शब्द से, अर्थापत्ति से और अनुपलब्धि से। तो यहां पे आप एक क्वेश्चन जो है वो ये बन सकता है कि एज पर द न्याय एपिस्टेमोलॉजी, तो आप क्या बोलोगे? एज पर द न्याय एपिस्टेमोलॉजी देयर आर ओनली 4 वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, बट एज पर द प्रमाणा, अगर प्रमाण के हिसाब से देखें तो प्रमाण के हिसाब से जो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज जो है उसके अंदर कितने आते हैं? 6 आते हैं। बात खत्म हो गया। अब हमको जो पढ़ना है, सबसे पहला जो प्रमाण है वो है क्या? प्रत्यक्ष। अब नॉलेज कैसे कैसे मिलेगी? तो सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है क्या? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को जो है वो हम लोग जो है वो इंग्लिश में जो है वो क्या बोलते हैं? परसेप्शन। क्या बोलते हैं? परसेप्शन। परसेप्शन मतलब जिसको परसीव कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप उसको परसीव करके जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर मुझे पेन के बारे में कोई नॉलेज चाहिए तो इसको मैं देख करके जो है नॉलेज गेन कर सकता हूं, इसको टच करके नॉलेज गेन कर सकता हूं। किसी चीज के बारे में नॉलेज चाहिए, स्मेल करके नॉलेज गेन कर सकते हैं, फील करके नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसका टेस्ट करके नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रत्यक्ष जो है वो क्या है? इट इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। ये क्या बोलता है? जो चीज हमारे सामने हो रही है उससे हमको जो है वो नॉलेज मिल सकती है, और इसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोलते हैं क्योंकि इसको हम खुद से जो है वो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष जो बिल्कुल हमारे सामने हो रहे हैं, इसको देखकर जो है हम लोग नॉलेज को गेन कर सकते हैं। जो नॉलेज हमको हमारे डायरेक्ट सेंसेस से मिलती है, आपको मालूम है देयर आर 6 सेंसेस, 6 सेंसेस होती है हमारे, 5 और 1 होता है आपका मनस जिसको बोलते हैं माइंड। ठीक है ना, 5 और 1 कितना हो गया? 6। 5 तो थी एक्सटर्नल और 1 हो गया अपना कौन सा? इंटरनल। तो जो हमारे 6 सेंसेस से अपने को जो नॉलेज मिलती है, ठीक है, मतलब 6 सेंसेस का यूज करके जब हम कोई नॉलेज को गेन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रत्यक्षा। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षा। इसको डायरेक्ट, जो नॉलेज अपने को डायरेक्ट सेंस से मिलती है, इस नॉलेज को बोलते हैं हम लोग क्या? प्रत्यक्षा। ठीक है, ये एक ऐसी नॉलेज है जिसमें कोई भी गलती नहीं होती है क्योंकि इसको हमने खुद ने जो है वो क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो ये क्या है? गौतम ने डिफाइन किया परसेप्शन को एज ए नॉन एरनस कॉग्निशन। नॉन एरनस का मतलब जो है वो क्या हो गया? कि ऐसी नॉलेज जिसको मैंने खुद ने परसीव किया है, उसमें कोई भी आपको मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगी, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। तो कोई भी नॉलेज विच इज प्रोड्यूस बाय द कॉन्टेक्ट ऑफ सेंस ऑर्गन विद द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये पेन, इस पेन के बारे में मुझे क्या चाहिए? नॉलेज। अगर मैं इस पेन को ऑब्जर्व करता हूं मेरी सेंस ऑर्गन से, मेरी आंखों से, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं? ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मुझे नॉलेज मिलेगी अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो क्या है? पेन है, दिस इज द पेन। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या?
प्रत्यक्षा, क्या बोलेंगे? प्रत्यक्षा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके सेंस ऑर्गन का जब कांटेक्ट होता है, जब आपकी सेंस ऑर्गन जो आपकी आंखें हैं, जब इसका कांटेक्ट होता है किससे? ऑब्जेक्ट से, तो जो आपको नॉलेज रिसीव होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रत्यक्षा। ओके जी सर। तो यहां पे बेसिकली सेंस ऑर्गन का जो है वो क्या होता है? कांटेक्ट होता है। अब जो प्रोसेस होता है इसमें वो क्या होता है? सबसे पहले हमारा सेल्फ का जो है वो कांटेक्ट होगा मनस से, बोलते माइंड से, फिर माइंड का कांटेक्ट होगा सेंस ऑर्गन से, और फिर सेंस ऑर्गन का कांटेक्ट होगा किससे? ऑब्जेक्ट से, और फिर अपने को इससे जो है वो नॉलेज रिसीव हो जाएगा। तो कैसे? सेल्फ का पहले मनस से, पहले नंबर पे सेल्फ का मनस से, दूसरे पे मनस का सेंस ऑर्गन से, मनस बोलते माइंड का सेंस ऑर्गन से, और फिर सेंस ऑर्गन का किससे? ऑब्जेक्ट से। अब प्रत्यक्ष परसेप्शन, एनी नॉलेज रिसीव थ्रू आवर सेंसेस, तो हमारी सेंसेस से अपने को जो भी कोई नॉलेज रिसीव होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रत्यक्षा। ये सबसे फास्टेस्ट नॉलेज है, क्योंकि इसको देखते ही हम जो है वो परसीव कर लेते हैं। द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट डायरेक्ट तरीका जो होता है नॉलेज गेन करने का वो क्या है? प्रत्यक्षा। रिसीविंग इंफॉर्मेशन बट वी कैन परसीव ओनली व्हाट इज एक्सपोज टू आवर सेंसेस, इसलिए, लेकिन ये जो है वो क्या? इनकम्प्लीट, क्योंकि जो चीज हमको दिख रही है हम उसी को परसीव कर सकते हैं, लेकिन जो चीज छुपी हुई है उसको हम परसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप किसी भी चीज को देखते हो, जैसे अगर मान लो मैं इस पेन को देख रहा हूं, तो इसको देखने पर जो है दो स्टेजेस आएंगी। एक तो बेयर सेंसेशन से, जैसे मैंने इसको देखा, देखते मुझे एक नॉलेज मिली कि ये क्या है? पेन है, लेकिन ये कैसा वर्क करता है, ये किस तरीके का चलता है, इसकी क्वालिटी कैसी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब कभी भी आप किसी भी चीज को क्या करते हो? परसीव करते हो। एग्जांपल के तौर पे लाइक मान लीजिए ये क्या है, अगर आपके सामने ये आया तो आपने इसको देखते ही बोल दिया कि दिस इज ए पेन ड्राइव। ये क्या है? दिस इज नोन एज अ निर्विकल्प। इसको क्या बोलते हैं? निर्विकल्प। फिर अगर आपको यह जानना है कि ये कितने जीबी की है, अब ये जो है वो मान लो 256 जीबी की पेन ड्राइव है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया? आपने इसके ऊपर एफर्ट्स लगाए, ठीक है। इसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज को क्या किया? गेन किया। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? सविकल्प। तो बेसिकली जब कभी भी प्रत्यक्ष के जरिए अगर आप नॉलेज को गेन करते हैं तो वहां पे दो तरह की स्टेजेस आएंगी। एक स्टेज को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, दूसरे को बोलते हैं हम लोग क्या? डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट नॉलेज जो है वो कौन सी होती है? तो वैसे बेसिकली स्टेजेस ही है, ये काइंड नहीं है, काइंड तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है? स्टेजेस है। तो जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखते हैं तो देखते ही बेयर सेंसेशन के थ्रू जो अपने को नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? निर्विकल्प। और उसके बाद में जब हम इसके ऊपर थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के और नॉलेज गेन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सविकल्प। तो निर्विकल्प इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ परसेप्शन, और जो सविकल्प है वो क्या है? इज द सेकंड स्टेज ऑफ परसेप्शन, ठीक है। तो न्याय मेंटेन जो है वो दो, न्याय के अंदर जो है वो दो स्टेजेस आती हैं, ठीक है। एक तो आएगा सबसे पहले क्या? इंडिटरमिनेट, जिसको बोलता है निर्विकल्प, और एक आएगा कौन सा? सविकल्प। तो किसी भी चीज ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये है, अब ये मान लीजिए आपके सामने ऐसे एक बुक पड़ी थी, ठीक है। आपने जैसे इसको देखा, देखते आपने बोल दिया क्या? ये क्या है? बुक है, दिस इज ए बुक। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको खोलना पड़ेगा, इसको खोल के देखना पड़ेगा, इसका कंटेंट देखना पड़ेगा, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये बुक अच्छी है या नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? सविकल्प। क्या बोलते हैं? सविकल्प। तो सबसे पहले जब आप देखते हो, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो, तो जो नॉलेज आपको मिलती है दैट इज नोन एज द फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज, इज नोन एज द निर्विकल्प। और उसके बाद जब आप उसके ऊपर जो है वो क्या करते हो? डेप्थ में जाके उसके ऊपर स्टडी करते हो, तो जो नॉलेज आपको मिलती है उसको बोलते हैं क्या? सविकल्प। ओके, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो बात करते हैं दो तरह के प्रत्यक्ष की। प्रत्यक्ष जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है लौकिक और एक होता है अलौकिक। अब ध्यान से समझना, ये एक पेन है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ये ऐसे पड़ा है। इसको देखते ही हर कोई बता देगा कि ये क्या लग रहा है? पेन लग रहा है। तो अगर ऐसी नॉलेज जो हर कोई प्राप्त कर सकता है उसको बोलते हैं लौकिक। क्या बोलते हैं? लौकिक। और ऐसी नॉलेज जो हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके लिए आपको स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं अलौकिक। क्या बोलते हैं? अलौकिक। तो अगर हम बात करते हैं यहां पे किसके बारे में? प्रत्यक्ष के काइंड के बारे में। तो प्रत्यक्ष के काइंड दो तरीके के हैं, एक है आपका लौकिक और एक है कौन सा? अलौकिक। लौकिक को बोलते हैं ऑर्डिनरी और अलौकिक को बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। तो असाधारण भी बोलते हैं। तो लौकिक क्या है? जो सबके सामने है, जो सबके सामने, उसको बोलते हैं क्या? लौकिक। तो लौकिक नॉलेज आपको कैसे मिलेगा? हैविंग डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट विद आवर सेंसेस। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारी सेंस से जो है वो क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, वहां से जो नॉलेज आपको मिलता है दैट इज नोन एज द लौकिक। अब ये दो तरीके से हमारी सेंस दो तरीके से काम करती है। कुछ हमारी एक्सटर्नल सेंसेस है, लाइक आपका आईज, नोज, ईयर, स्किन, टंग। अब आईज को यूज करके आप चीजों को देखते हैं, नोज को यूज करके आप चीजों को सूंघ करके बता सकते हैं, ईयर्स सुन करके बता सकते हैं, स्किन टच करके बता सकते हैं, और टंग टेस्ट करके बता सकते हैं। तो अगर आप जो है अपनी सेंसेस का यूज करके जो है वो क्या करते हैं? कोई नॉलेज गेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं, मतलब जो हर कोई कर सकता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलोगे? लौकिक। क्या बोलेंगे? लौकिक, ठीक है ना। और अलौकिक की अगर बात करें तो ये कौन सी है? इट इज द नॉलेज विच यू गेट
बियॉन्ड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बियॉन्ड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इसके अंदर जो है वो आती है क्या, तीन तरह की, एक है सामान्य लक्षण, एक है जनान लक्षण और एक है कौन सा, योगास। ठीक है, तो इसको अभी आगे देखते हैं। आओ जी, अब यहां पे जो है वो क्या है, सबसे पहले जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन है, ठीक है, वो कौन सी है, विच इज बियॉन्ड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। ये कितने तरह की है, तीन तरह की, एक है कौन सा, सामान्य लक्षण, एक है जनान लक्षण और एक कौन सा, योगा। सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो है कौन सा, सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण जो है वो क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर चीज को सामान्य कर देते हैं, मतलब ये है एक छोटी नॉलेज के बेस पर जो है वो क्या करते हैं, आगे पहुंचते हैं, एक बड़ी वाइडर नॉलेज को गेन करते हैं, उसको बोलते हैं सामान्य लक्षण। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, जनान लक्षण। जनान लक्षण के अंदर जो है वो क्या होता है, कोई पास नॉलेज हमारी मेमोरी के अंदर जो है वो क्या थी, स्टोर थी, ठीक है, उसको एसोसिएट करते हैं, जब करंट सिचुएशन से उसको एसोसिएट करते हैं तो एक नई नॉलेज जो अपने को मिलती है उसको बोलते हैं जनान लक्षण। और तीसरे नंबर पे क्या है, योगास। योगास बेसिकली क्या है, जब आप मेडिटेशन का यूज करके जो है वो कोई नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, योगास। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ प्रत्यक्षा, एक था आपका लौकिक, एक है अलौकिक। अलौकिक के अंदर तीन है जो आपको मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं जी, अगला जो है, अच्छा ये स्टेजेस देख लेना, एक था इनडिटर्मिनेटिव, एक है डिटर्मिनेटिव। दीज आर ओनली द स्टेजेस, ठीक है। तो नॉलेज को जब आप गेन करते हैं दोनों स्टेजेस से होकर जो है वो आपको नॉलेज मिलती है। तो बेयर सेंसेशन से जो नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इनडिटर्मिनेट। और जब आप किसी चीज के बारे में डेप्थ के अंदर जो है वो क्या करते हैं, डेप्थ के अंदर जाके और स्टडी करते हैं और वो जो नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिटर्मिनेट। बोलते हो सविकल्प। तो ये पहला सोर्स ऑफ नॉलेज था जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रत्यक्षा। फिर आएगा जी दूसरे नंबर पे, दैट इज अनुमान। जो सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो है क्या, आपका अनुमान। अनुमान की अगर बात करते हैं तो अनुमान जो है वो क्या होता है, एक नॉलेज हमारे पास में है, उस नॉलेज का यूज करके, ध्यान से सुनना, एक नॉलेज मेरे पास में है, उस नॉलेज का यूज करके जब मैं दूसरी नॉलेज को गेन करता हूं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमान। क्या बोलेंगे आप उसको, अनुमान, ठीक है। तो अनुमान के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, यहां पे पहले क्या होगा, प्रोपोजिशन होगा। प्रोपोजिशन के बेस पर आप लोग जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और वो कंक्लूजन क्या होता है, सही होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, एक पहाड़ी पे, एक पहाड़ी, यही एग्जांपल इसके अंदर जो है हर बार पेपर के अंदर आता भी है। एक पहाड़ी पे जो है वो धुआं उठ रहा था, एक पहाड़ी पे धुआं उठ रहा था और आपने उसको देखा, हिल पे देखा और वहां पे स्मोक उठ रहा था, तो आपने देख के बोल दिया वहां पे आग लगी हुई है। वहां पे क्या लगी हुई है, आग। अब लोगों ने आपसे पूछा, अरे तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो आपने बोला देखिए मैंने किचन के अंदर देखा है कि जब भी आग लगता है तो वहां से क्या उठता है, धुआं उठता है। पहाड़ी पे क्या है, धुआं उठ रहा है, इसका मतलब पहाड़ी पे भी क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो एक नॉलेज आपके पास में है, आपके पास क्या नॉलेज है कि अगर कहीं पे भी धुआं उठता है तो मतलब वहां पे आग लगी होती है। तो आपने जब उस नॉलेज को यूज करके एक नई नॉलेज निकाली और क्या निकाला कि वहां पे बोले तो पहाड़ी पे जो है वो क्या है, आग लगी हुई है, तभी वहां पे जो है वो क्या उठ रहा है, धुआं उठ रहा है। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, अनुमाना। क्या बोलते हैं, अनुमान। तो अनुमान के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक नॉलेज के बेस पर दूसरी नॉलेज पर पहुंचते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमान। क्या बोलोगे, अनुमान बोलेंगे, ठीक है ना। और खास बात यह है कि अनुमान जो है वो क्या, एक मीडिएट और इनडायरेक्ट नॉलेज होती है, क्योंकि यहां पे जो है वो डायरेक्टली आप जो है नॉलेज नहीं मिलती है, आप किसी ना किसी जो है एक बेस को यूज करते हो और उस बेस को जो है वो बोलते हैं, मतलब जो एक मार्क को जो आप यूज करते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिंगा। क्या बोलते हैं, लिंगा। तो लिंगा बेसिकली एक मिडिल टर्म होते हैं जिसको यूज करके, या उसको हेतु भी बोलते हैं, जिसको यूज करके जो है हम लोग क्या करते हैं, नई नॉलेज को गेन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमान। क्या बोलोगे, अनुमान, ठीक है जी। तो अनुमान को जो है वो क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ लेटर नॉलेज। अनुमान को लेटर नॉलेज भी बोला जाता है क्योंकि ये प्राइमा फेसी आपको नहीं मिलती है। अनुमान को डिफाइन करते हैं, नॉलेज ऑफ द लिंगी, किसके बारे में, जिसके बारे में नॉलेज गेन करनी है, पहाड़ी के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो पहाड़ी को बोलेंगे क्या, लिंगी। क्या बोलेंगे, लिंगी। और जिसको बेस बना के आप नॉलेज ले रहे हो, जिसके बेस पर पहाड़ी की नॉलेज आप ले रहे हो, वो बेस जो है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लिंगा। क्या बोलेंगे, लिंगा। लिंगा को जो है प्रोबेन भी बोलते हैं और लिंगी को हम प्रोबेंडम भी बोलते हैं, ठीक है जी। तो जो अनुमान है उसको वो दो वर्ड से बना, एक है अनु और एक है क्या, मना। तो अनु का मतलब जो है वो क्या होता है, आफ्टर, और मन का मतलब क्या है, नॉलेज। तो इसका मतलब अनुमान का मतलब क्या हो गया, आफ्टर नॉलेज, ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां पे अनुमान के, ये देखो अब यहां पे जो है बेसिकली ये 1000 लोग थे, आपको एग्जांपल दिया था, 1000 लोग थे, उनमें से 100 के बारे में आपको नॉलेज थी। जब इन 100 की नॉलेज को आप जो है वो, इन 100 की नॉलेज के बेस पर इन 1000 लोगों के बारे में नॉलेज गेन करते हो, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, क्या बोलोगे, अनुमान। तो सैंपल के बारे में हमको नॉलेज थी, सैंपल की नॉलेज के बेस पर जब हम पॉपुलेशन के बारे में क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अनुमान। क्या बोलोगे, अनुमान। तो अनुमान को डिफाइन करते हैं, इट इज अ नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ सम साइन और मार्क, और उसको बोलते हैं क्या, सेतु। तो सेतु के बेस पर जो है, मतलब सेतु का यूज करके जो जब हम नॉलेज को कोई गेन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमाना, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं उसको बोलते हैं क्या,
लिंगी, और जिसके बेस पर नॉलेज गेन करे उसको बोलते हैं क्या, लिंगा। तो यहां पे हमने देखो हमने क्या किया, बादलों में देखा तो बादलों में जो है वो काली घटा छाई हुई थी, काले बादल थे वहां पे, उसको देख के हमको पता चल गया कि अब जो है वो क्या आएगी, बारिश है। तो क्लाउड जो है इसको बोलेंगे लिंगा, और इसके बेस पर जो हमने प्रिडिक्शन किया है कि अब क्या होगी, रेन होगी, उसको बोलेंगे क्या, लिंगी। ठीक है जी। अनुमान की क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीन तरह के जो है अनुमान होता है, एक होता है साइकोलॉजिकल, एक है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर दो आएगा, स्वर्था परथा, और एक है नेचर ऑफ व्यक्ति, उसके अंदर आएगा तीन, पूर्वावत और शेषावत, और एक कौन सा, समन्वयतो दृष्टि, और एक आएगा इंडक्शन के बेस पर जो है वो तीन तरीके का। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल बेसिस पे। तो साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है इन्फ्लुएंस का वो कितना होता है, दो तरीके का, एक होगा स्वर्थ अनुमान और एक होगा कौन सा, परथा। स्वर्था के अंदर जब आप अपने आप को, जब आप अनुमान लगा के खुद को सेटिस्फाई करते हैं, खुद को जो है वो क्या करते हो, कन्विंस करते हैं, मतलब आपने जो है वो अपने नॉलेज का यूज करके क्या किया, खुद को सेटिस्फाई किया, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, स्वर्था। तो इफ ए पर्सन वांट टू इन्फर समथिंग फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, खुद के लिए अगर आप कोई चीज का अनुमान लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्वर्था। अब आपने खुद के लिए जो है वो कोई अनुमान लगा लिया, और उस अनुमान जो आपने लगाया उससे आप दूसरे को कन्विंस करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, परथा। तो परथा क्या, एन इन्फ्लुएंस इज सेड टू बी परथा अनुमान व्हेन एन इन्फ्लुएंस इज डन, किस लिए, टू इन ऑर्डर टू कन्विंस अदर, जब आप दूसरों को क्या करना चाहते हो, कन्विंस। तो दूसरों को कन्विंस करने के लिए जो परसेप्शन आपने किया, जो अनुमान आपने लगाया, परसेप्शन बोल रहा, सॉरी, जो अनुमान आपने लगाया उसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं, परथा, स्वर्था। तो एक सॉरी परथा, एक था ये स्वर्थ और एक कौन सा, पर्थ। इसके बाद में फिर हमने ये, अच्छा एक ये ध्यान रखना, जैसे इसके ना पांच वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पांच पार्ट होते हैं, पांच स्टेप होते हैं अनुमान के अंदर, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आएगा प्रतिजना। प्रतिजना का मतलब क्या है कि आपने जो स्टेटमेंट दे दिया, जिसको अब क्या करना है, वैलिडेट करना है, जिसको प्रूव करना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वो स्टेटमेंट। तो ये आपने बोल दिया द माउंटेन इज फायर, आपने सीधा माउंटेन को देख के बोल दिया कि वहां पे धुआं उठ रहा था, आग आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपने बोल दिया कि वहां पे क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो ये चीज जिसे प्रूव करना है, जिसे प्रूफ करना है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रतिजना। क्या बोलेंगे, प्रतिजना। तो आपने जो है वो किसी चीज को देखा, माउंटेन को देख के, और आपने बोल दिया कि वहां पे आग लगी हुई है, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है, तो उसको बोलेंगे क्या, प्रतिजना। अब प्रूफ करने के लिए आप जो है वो क्या करते हैं, आप कोई बेस को लेके आएंगे, तो उसको बोलते हैं हेतु। जिस रीजन के बेस पर आपने स्टेटमेंट दी उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेतु। तो हेतु बताएगा वो रीजन जिसके बेस पर आपने जो है वो ये स्टेटमेंट दी है। तो वो रीजन क्या हो गया, बिकॉज क्योंकि वहां पे धुआं उठ रहा है। फिर अब आप जो है वो साथ में क्या देंगे, उदाहरण देंगे। क्या देंगे, उदाहरण देंगे, बोल दो एग्जांपल। तो आप वहां पे बताएंगे कि जहां पे भी जो है वो क्या होता है, आग लगती है, वहीं पे क्या होता है, धुआं होता है। मैंने घर पे देखा हुआ है, घर पे जब ओवन जलता है, भट्टी जलती है, तो वहां पे जो है आग लगती है, तो ही वहां पे क्या होता है, धुआं होता है। फिर आप क्या करोगे, रीअफर्म करोगे अपनी बात को, ठीक है, जिसके अंदर आप जो है वो क्या करते हो, जो स्टेटमेंट है उसको एग्जांपल से मैच करने का काम करते हो, उसको बोलते हैं उपनया। और फिर लास्ट में जो है वो क्या करते हो, कंक्लूजन आप देते हैं। तो कंक्लूजन को बोलते हैं हम लोग क्या, निगमना। तो ये टोटल मिला के जो है अगर हम बात करते हैं अनुमान की, तो अनुमान के 5 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेप्स हैं, याद करके जाना। दूसरा जो है ऑन द बेसिस व्यक्ति, व्यक्ति के बेस पर जो है अनुमान तीन तरीके का सॉरी। एक है पूर्वावत। पूर्वावत के अंदर आप जो है पहले क्या करते हो, पहले आप जो है वो ऑब्जर्व करते हो किसको, कोजिस को, आपको कारण पता चलेगा, फिर आप कारण के बेस पर जो है उसका देखते हो क्या, इफेक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पूर्वावत। क्या बोलते हैं, पूर्वावत। जैसे बादल के बेस पर आपने अनुमान लगाया कि आज जो है वो क्या होगी, बरसात होगी। आपने बादल को देखा और काली घटा छाई हुई है, उसको आपने कोज देख लिया, कारण देख लिया, और आपने बता दिया अब इसका इफेक्ट क्या होने वाला, अब यहां पे क्या होगी, बरसात होगी, ठीक है। शेषावत जो है वो क्या होता है, यहां पे पहले जो है वो क्या आएगा, इफेक्ट, और बाद में जो है वो क्या होगा, कोज होएगा। एग्जांपल आपको दिया था, जैसे नदी के अंदर जो है वो पानी बहुत तेज भाव में घूम जा रहा था, तो आपने देख लिया कि नदी में पानी का भाव बहुत तेज है। अब आपने इसका इफेक्ट तो देख लिया, अब आप इसका कारण देखोगे, क्योंकि पहाड़ों पे जो है वो क्या हुई होगी, बरसात हुई होगी, तभी नदी का बहाव जो है वो क्या है, तेज है। तो उसको बोलते हैं शेषावत। तो शेषावत के अंदर पहले इफेक्ट आते हैं और बाद में क्या आएगा, कोज आएगा। और फिर आएगा क्या, सामान्यतो दृष्टा। ये कौन सी इन्फ्लुएंस होती है, जो जैसा है वैसा, उसको बोलते हैं जनरली व्हेन इट लुक्स अलाइक। तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, सामान्यतो दृष्टा। इसके बाद में फिर जो है वो क्या आएगा, अच्छा एक ये ध्यान रखना, आचार्य चरक के हिसाब से जो है जो डिफरेंट टाइप ऑफ अनुमान है वो तीन तरीके का, एक है अतीत, एक है अंगता, और एक है कौन सा, वर्तमान कालीना। तो अतीत के अंदर बेसिकली जब आप इन्फ्लुएंस निकालते हो ऑफ इफेक्ट फ्रॉम द कोजेस, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने किसी जो है वो एक प्रेग्नेंट लेडी को देखा, तो आपने अंदाजा लगा लिया वहां से क्या कि वो क्या होगी, मैरिड होगी। आपने उसका पास्ट इवेंट को जो है वो क्या कर लिया, जज कर लिया। इसको बोलते हैं क्या, अतीत काल। दूसरा जो है वो क्या, अंगत काल। जब आपने जो है वो क्या, जब आप किसी एक इवेंट को देखते हो और उसके बेस पर उसके फ्यूचर के बारे में जो है अनुमान लगाते हो। आपने एक बीज देखा, एक सीड देखा, और आपने अनुमान लगा लिया कि इससे अब क्या होगा, एक फ्रूट जो है वो उगेगा, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या,
फ्यूचर इवेंट के बारे में अनुमान लगा लिया, अंगत काल। और एक होता है वर्तमान काल, जब आप जो है वो क्या करते हो, इन्फेंसी इन जनरल, जब आप प्रेजेंट इवेंट का जो है वो क्या करते हो, अनुमान लगाते हो कि अब जो है वो क्या होगा, रिसेंट में क्या होगा, उसको बोलते हैं वर्तमान काल। फिर था क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन के बेस पर जो है टोटल मिला के 3 थे। एक था केवल अन्वयी, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। एक था केवल अन्वयति रेखी, इसको बोलते हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस। और एक था क्या, अन्वय व्यतिरेकी इन्फ्लुएंस, जिसको जो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस निकल के आती है। तो ये था आपका सेकंड मींस ऑफ नॉलेज, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमाना। क्या बोलते हैं, अनुमाना। इसके बाद थर्ड जो मींस ऑफ नॉलेज है उसके अंदर आया जी आपका उपमाना। उपमाना बोले तो कंपैरिजन, जब आपको नॉलेज मिलती है किसी कैसे कंपैरिजन करके, एनालॉजी के थ्रू, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, उपमाना। जैसे एग्जांपल दिया कि हमने एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट था वो मून पे गया था, हमने उसे पूछा कि बताइए कि भाई मून कैसा है, तो वो बोला जी एकदम रेगिस्तान जैसा है। तो हमको एक नॉलेज मिल गया कि मून जो है वो जनरली कैसा है, देखने में रेगिस्तान जैसा है। तो इसको बोलते हैं क्या, उपमाना। तो थर्ड काइंड ऑफ वैलिड कॉग्निशन जो है वो क्या है, उपमिति। क्या है, उपमिति, जिसको उपमान बोलते हैं। ठीक है, इट इज नॉलेज विच इज डिराइव फ्रॉम कंपैरिजन, ये एक नॉलेज है जो डिराइव होती है कहां से, कंपैरिजन से। एंड रफली कोरस्पॉन्ड टू एनालॉजी, और देखने में कैसे लगेगा कि समानता से, बोल तो एनालॉजी करके अपने को नॉलेज रिसीव हुई है। ठीक है, तो यहां पे नॉलेज मिलती है रिसेम्बलेंस से या फिर सिमिलरिटी के थ्रू, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उपमाना। ठीक है, एग्जांपल दिया था वो नीलगाय वाला, वो थोड़ा सा देख लेना एक बार। तो उपमाना 2 वर्ड से मिलकर बना, एक है उप और एक है माना। तो उप का मतलब क्या, सिमिलरिटी, और माना का मतलब नॉलेज। तो अगर आपको कोई नॉलेज मिलती है किससे, सिमिलरिटी से, बोले तो जब आपको कोई नॉलेज मिलती है 2 चीजों को कंपेयर करके, उसको बोलते हैं क्या, उपमाना। ठीक है, एग्जांपल वो भी था ना एक, वो कि एक पर्सन, वो क्या था यार, वो एक लड़का जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जो है वो बता रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो देखने में एकदम कैसी है, चांद जैसी है। ठीक है, एकदम कैसी है, चांद जैसी। तो उसने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड का जो फेस है उसको कंपेयर किया किससे, चांद से। किससे कंपेयर किया, चांद से। तो दूसरा पर्सन समझ सकता है कि वो कैसी होगी। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, उपमाना। क्या बोलेंगे, उपमान। उपमान का मतलब जो है वो क्या, कंपैरिजन। तो अगर आपको कोई नॉलेज मिलती है कंपैरिजन के थ्रू, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, उपमान। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ उपमान की अगर बात करें तो यहां पे 3 तरह के उसके जो है वो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब जिसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर किसको करना है, गर्लफ्रेंड को कंपेयर करना है। ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, जिससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, चांद से कंपेयर करना है। और फिर आएगा एट्रीब्यूट, बोलते हैं वो फीचर। तो एग्जांपल जैसे यहां पे विलियम्स ने बोला, इफ ए बॉय सेज, अगर कोई लड़का जो है वो ये बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का जो फेस है इज लाइक द मून इन चार्मिंगनेस, मतलब चार्मिंगनेस के केस के अंदर मेरी गर्लफ्रेंड का जो चेहरा है, ठीक है, वो किसके जैसा है, मून के जैसा है। मेरी गर्लफ्रेंड तो चांद जैसी है। ठीक है, और वो लड़की बोल रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो कैक्टस जैसा है। तो इसका मतलब क्या, कंपैरिजन किया जा रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है ना, तो उसको अब यहां पे देखो, लड़के ने जो है वो क्या किया, लड़की का कंपैरिजन किया, लड़की के चेहरे का कंपैरिजन किया। किससे किया, चांद से किया। किसका कंपैरिजन किया जा रहा है, लड़की के चेहरे का। तो उसका जो फेस है वो तो क्या हो जाएगा, फेस इज नोन एज द, जो फेस है वो तो क्या है, उपमेयम, बोले तो सब्जेक्ट। जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, चांद से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं उपमनम। और जिस चीज का, जिस मतलब आप कंपेयर क्या करके देख रहे हो, आप कंपेयर करो चार्मिंगनेस को, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सामान्य, जिसको बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूट। तो ये 3 जो है वो क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं किसके, उपमान के, जो पढ़ के जाने हैं। सब्जेक्ट बोले तो जिससे कंपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या है, उपमेयम। ठीक है, सब्जेक्ट जिससे, और मतलब जिसे कंपेयर कर रहे हैं, और फिर जिससे कंपेयर कर रहे हैं, चांद से कंपेयर कर रहे हैं, तो चांद को बोल देंगे क्या, ऑब्जेक्ट। और जिस चीज को कंपेयर कर रहे हैं वो क्या है, एट्रीब्यूट। ये था आपका थर्ड वैलिड मींस ऑफ नॉलेज। चौथे नंबर पे आता है वर्बल टेस्टिमोनी। वर्बल टेस्टिमोनी, जब अगर मान लो किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन के बेस पर, ट्रस्टवर्दी पर्सन ने अपने कोई बात बोली और उसके बेस पर अपने को जो नॉलेज रिसीव होती है, दैट इज नोन एज शब्दा। क्या बोलेंगे, शब्दा। तो शब्दा जो है ये चौथी तरह की जो है वो नॉलेज है, फोर्थ काइंड ऑफ वैलिड नॉलेज है, उसको बोलते हैं शब्दा। इट इज डिफाइंड द स्टेटमेंट, कोई भी टेस्टिमोनी दिया, कोई भी जो है वो टेस्टिमोनी दिया किसने, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन ने, तो उससे जो आपको नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, शब्दा। शब्दा जो है वो 2 वर्ड से बना है, उसको अपता वाक्य बोलते हैं। अपता एक ऐसा पर्सन जो कभी भी झूठ नहीं बोलता, और वाक्य मतलब जो बात बोली जाती है, उसको बोलते हैं हम क्या, अपता वाक्य। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करेंगे कि ये जो टेस्टिमोनी है ये 2 तरह की होती है, एक होता है वैदिक और एक है कौन सा, सेक्युलर। वैदिक टेस्टिमोनी कौन सी होती है, वैदिक टेस्टिमोनी जिसके ऊपर कभी भी हम जो है वो सवाल पैदा नहीं कर सकते, जो वेदों ने बोला, बोलते भगवान ने जो चीज बोल दी है उस पर कभी भी सवाल पैदा नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैदिक टेस्टिमोनी, वैदिक टेस्टिमोनी। ठीक है, और ये इनफेलिएबल नेचर की होती है, मतलब अचूक होती है, इस पे कोई भी सवाल पैदा नहीं होगा। तो जिस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, जो बोला वो बिल्कुल क्या है, सही है, उसको बोलते हैं वैदिक टेस्टिमोनी। और जिसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं उसको बोलते हैं क्या, सेक्युलर। अगर कोई ह्यूमन बीइंग कोई बात बोलता है तो वो क्या है, सेक्युलर। अब ह्यूमन बीइंग ने अगर कोई बात बोली तो उसके 2 तरीके से होगा। अगर वो बात जिस ह्यूमन बीइंग ने बोलती है वो ट्रस्टवर्दी है तो हम उसके ऊपर भरोसा करेंगे, अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो उस नॉलेज के ऊपर हम कोई भी भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो क्या कंडीशन है, मतलब जो बात बोली गई है
कौन सी ऐसी बातें हैं, मतलब क्या कंडीशन होगी कि हम उस बात पे विश्वास करें। तो हम ये बोलते हैं कि जो भी शब्द बोले गए हैं उन शब्दों के अंदर कुछ फीचर होने चाहिए। वो फीचर को क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आकांक्ष। आकांक्ष का मतलब क्या है? वर्ड्स ऐसे रिलेट होने चाहिए कि वो क्या लगे? मीनिंगफुल लगे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? योग्यता। अच्छा, ये मैं थोड़ा फास्टली करवा रहा हूं, आप इसको पढ़ के जरूर जाना सारा का सारा, ठीक है ना। फिर है योग्यता। योग्यता मतलब वर्ड आपस में कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो। फिर तीसरा फीचर क्या होना चाहिए? सनिधि। बोले तो वर्ड्स के बीच में लोग इंटरवल नहीं होना चाहिए। फिर आएगा चौथे नंबर पे क्या? तात्पर्य। तात्पर्य के अंदर बेसिकली जो हम क्या बोलते हैं कि कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस पर्पस के लिए वर्ड बोले गए हैं, ठीक है, वो कंटेक्स्ट क्या होना चाहिए? सही। अगर शब्दों में ये चारों जो है वो क्या है? फीचर्स हैं, तो हम उस टेस्टिमोनी के ऊपर जो है वो विश्वास कर लेंगे। अब दो तरह का ब्रॉड क्लासिफिकेशन था शब्द प्रमाण का। एक तो था सबसे पहला ऑन द बेसिस सोर्स। सोर्स के बेस पर दो, एक है वैदिक, एक है लौकिक। वैदिक वो जिसके ऊपर हम कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकते। भगवान ने जो बात बोल दी है उसको, वेदों ने जो बात बोली है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वैदिक। तो ये क्या होती है? वैदिक टेस्टिमोनी वो है जो क्या है? परफेक्ट है और इनफेलिबल है, बोले तो अचूक है। और जो आपका लौकिक है वो कौन सी होती है? जो ह्यूमन बीइंग अगर कोई बात बोली है उसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं और वो पूरी तरह से वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट के बेस पर जो है वो भी दो तरह की होती है। एक होती है परसेप्टिबल, एक है इम्परसेप्टिबल। परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन ने कोई बात बोली है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं उसको बोलते हैं क्या? परसेप्टिबल। और इम्परसेप्टिबल जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये था आपका क्या? टेस्टिमनी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? शब्द। चलो जी, पांचवें तरह की अब जो नॉलेज आएगी वो है कौन सी? अर्थापति। अर्थापति की अगर बात करते हैं तो अर्थापति इज नोन एज द कॉमन नॉलेज। अब ध्यान से सुनना, अर्थापति के अंदर हम जो है वो नॉलेज गेन करते हैं कैसे? अजम्पशंस लगा के, क्या करके? एज्यूम करके, उसको बोलते हैं क्या? अर्थापति। पहले देखो, अर्थापति जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना था। अर्थ का मतलब क्या था? सिग्निफिकेंस, और अपत्ति का मतलब क्या था? सपोजिशन, ठीक है। तो अर्थापति का मतलब जो है वो क्या हो गया? यहां पे जब हमको कोई नॉलेज मिलती है अजम्पशन के बेस पर, हमने किसी चीज के बारे में क्या किया? एज्यूम किया, और उसके बेस पर अपने को जो नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अर्थापति। अर्थापति के अंदर बेसिकली हम लोग जो वो क्या करते हैं? दो अलग अलग इनकंसिस्टेंट बातें थी, ध्यान देना, दो अलग अलग इनकंसिस्टेंट नेचर की जो बातें थी, आपने उन दोनों को जोड़ा और उनको जोड़ के एक अजम्पशन लगाया और पूरा एक जो है सेंटेंस बना दिया। जैसे एक एग्जांपल मैंने जो यहां पे दिया था कि राहुल जो है वो जिंदा है, ये एक स्टेटमेंट थी, और राहुल घर पर नहीं है ये दूसरी थी। पहला क्वेश्चन ये है, राहुल जिंदा है और राहुल घर पर नहीं है, क्या इन दोनों बातों का कोई लेना देना था क्या? नहीं था। दोनों बातें इनकंसिस्टेंट थी आपस में, लेकिन हमने क्या किया? उन दोनों बातों को जोड़ के और एक अजम्पशन लगा दिया। हमने ये बोला राहुल जिंदा है और राहुल घर पे नहीं है, तो इसका मतलब राहुल कहीं बाहर होगा, राहुल कहीं बाहर होगा। इसका मतलब, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अर्थापति। एक पर्सन है, मान लो मिस्टर एक्स, वो जो है वो क्या है? मोटा है और वो दिन में नहीं खाता। मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिसका नाम, जो एक पर्सन है इसका नाम है मिस्टर एक्स, और वो क्या? मोटा है। तो एक पर्सन जो कि मोटा है और वो दिन में नहीं खाता, क्या इन दोनों बातों का कोई लॉजिक है क्या? कोई लिंक है क्या? मोटा भी है और खाता भी नहीं है, तो मतलब ये तो क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। यस, लेकिन हमने ये बोल दिया एक पर्सन जो मोटा है और दिन में नहीं खाता, लेकिन क्योंकि वो रात को खाता है, हमने ये बोल दिया एक पर्सन मोटा है और वो दिन में नहीं खाता, तो इसका मतलब वो रात को खाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक अजम्पशन लगाया हमने। तो अजम्पशन के बेस पर जो आपको नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अर्थापति। क्या बोलेंगे? अर्थापति। क्या बोलेंगे? अर्थापति। बेसिकली आप यहां पे जो क्या करते हो? गेस बुक करते हो। तो कल्पना के बेस पर हम यहां पे जो है वो क्या करते हैं? अर्थ निकालने का काम करते हैं। तो अर्थापति इज द सपोजिशन ऑफ ए कोज, ठीक है। कोज का मतलब यहां पे हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हो, इमेजिनेशन करते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो नॉलेज को बेस बना के हम लोग यहां पे बेसिकली क्या कर रहे हैं? अजम्पशन लगा रहे हैं। जैसे मैंने यहां पे बोला कि राहुल इज अलाइव, राहुल जो है वो क्या? जिंदा है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। एंड ही इज नॉट इन द हाउस, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब यहां पे देखो, being alive and not being in the house are two perceived facts that appear to be inconsistent। ये दो अलग अलग परसीव फैक्ट है जो मुझे पता है, जो मैंने देखे हैं, और ये दोनों फैक्ट जो है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको आपस में जोड़ता हूं एक असम्पशन के बेस पर, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अर्थापति। तो देयर अपरेंट इनकंसिस्टेंसी इज बीइंग रिमूव, इनका जो इनकंसिस्टेंसी है वो रिमूव हो जाएगा व्हेन वी प्रिज्यूम, जब हम जो है वो क्या करेंगे? अजम्पशन लगा लेंगे द फैक्ट ऑफ बीइंग एल्सवेयर, कि वो कहीं बाहर होगा, इसीलिए वो घर में नहीं है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अर्थापति। क्या बोलेंगे? अर्थापति। ठीक है जी। तो अर्थापति बेसिकली क्या है? एक नॉलेज जब अपने को मिलती है किसके बेस पर? अजम्पशन के बेस पर, उसको बोलते हैं क्या? अर्थापति। अब इसमें मैंने ये एक एग्जांपल और दिया था ना आपको कि देवदत्त जो है वो क्या है? फैट है एंड डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, और वो दिन में नहीं खाता। तो इसका मतलब क्या है? डैड, तो हमने ये प्रिज्यूम किया कि डैड ही मस्ट बी ईटिंग ड्यूरिंग नाइट। तो देवदत्त इज फैट, ये बात हो गई है। एंड डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे, ये दूसरी बात हो गई। ये दोनों बातें क्या? इनकंसिस्टेंट है। मोटा है लेकिन खाता नहीं है,
ये इनकंसिस्टेंट है। तो अगर इन दो इनकंसिस्टेंट बातों को अगर मैं क्या करता हूं, जोड़ता हूं एक अजम्पशन के साथ, तो एक नया अर्थ जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उस नॉलेज को बोलेंगे अर्थावधि। तो हमने अज्यूम किया कि वो कब खाता होगा, रात को खाता होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलेंगे, अर्थावधि। तो अब यहां पे जो है वो क्या हो गया, बीइंग फेड एंड नॉट ईटिंग ड्यूरिंग द डे, ये जो इनकंसिस्टेंसी थी वो क्या हो गई है, रिजोल्व हो गई है। अगर ये अजम्पशन ना लेते तो वो कभी भी रिजोल्व ना होती। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो लास्ट जो वैलिड मींस ऑफ नॉलेज था वो क्या था, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि बेसिकली क्या होता है, नॉन एप्रीहेंशन। जब किसी चीज के ना होने से अपने को जो नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुपलब्धि। जैसे अगर बात करते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन था, उसको ऐसा लगा कि उसको कैंसर है, और वो पर्सन जो है वो गया और उसने जो है वो क्या बोलते हैं, क्या होता है वो कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं, बायोप्सी, उसने बायोप्सी करवाया, ठीक है। और बायोप्सी करवा के ये पता चला कि बायोप्सी की रिजल्ट जो है वो क्या है, नेगेटिव आई है। नेगेटिव है तो उसको पता चला कि उसको ट्यूमर नहीं है, उसको कैंसर नहीं है। तो जब किसी चीज के ना होने से अपने को कोई नॉलेज मिलती है, किसी चीज के उपलब्ध ना होने से अगर कोई हमको नॉलेज मिलती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुपलब्धि। जैसे एक क्लासरूम से बहुत शोर आ रहा था, तो अपने को पता चला कि वहां हमने एज्यूम कर लिया कि वहां पे टीचर नहीं होगा, तभी वहां पे क्या आ रहा है, शोर आ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुपलब्धि बोलते हो, नॉन एप्रीहेंशन। तो किसी चीज की अनअवेलेबिलिटी से जो नॉलेज अपने को मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुपलब्धि। क्या बोलेंगे, अनुपलब्धि। तो अब देखो अभी तक जितने भी सोर्स पढ़े, ठीक है, उनमें से अकेला यही एक सोर्स है जिसमें नेगेटिविटी से अपने को नॉलेज मिलती है, बाकी सभी सोर्स जो है वहां पे पॉजिटिविटी से अपने को नॉलेज मिलती है। तो किसी चीज के ना होने से जो अपने को नॉलेज मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या क्या बोलते हैं सर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुपलब्धि। ठीक है, तो अनुपलब्धि दो वर्ड से बना, एक है अनु जिसको बोलते हैं नॉन, और एक है उपलब्धि जिसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। तो अगर किसी नॉलेज के नॉन अवेलेबल होने से एक नई नॉलेज अपने को मिल रही है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ ए नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। क्लास में शोर आ रहा है तो बोल सकते हैं कि क्लास के अंदर टीचर अवेलेबल नहीं है, दिस इज नोन एज अ अनुपलब्धि। क्या बोलेंगे, अनुपलब्धि। एग्जांपल भी है ये कि कोविड का टेस्ट कराया, रिजल्ट जो क्या है, नेगेटिव है, तो इन्फेंस क्या निकला कि कोरोना नहीं है। तो इन शॉर्ट कि जो चीज अवेलेबल नहीं है तो वो भी जो है वो क्या, एक ज्ञान का काम करता है, वो भी एक ज्ञान का काम करता है। ये है क्या, अनुपलब्धि। तो ये थे अपने 6 टाइप के क्या, प्रमाण। ये क्या थे, 6 तरह के अपने प्रमाण, 6 के 6 हमारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान। देखो सबसे पहले वही अनुमान की बात करते हो। अनुमान जो है वो क्या है, प्रमाण का एक जो है वो सोर्स है, सोर्स ऑफ नॉलेज है। यस, तो संस्कृत में इन्फेंस जो है अनुमान को बोलते हैं इन्फेंस। इन्फेंस इज नोन एज द अनुमान। ठीक है, अनुमान जो है वो क्या, सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज था। यस, न्याय स्कूल का सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो क्या था, अनुमान था। अनुमान के अंदर आपको जो नॉलेज मिलती है वो एक मीडिएट नॉलेज होती है, जिसके अंदर हेतु का यूज करके हम लोग जो है वो नॉलेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और ये इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो इन्फ्लुएंस इज मीडिएट एंड इनडायरेक्ट है, तो इसलिए हम यहां पे जो है वो क्या करते हैं, एक कुछ मार्क को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेतु, या उसको लिंगा भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब अनुमान जो है वो 2 वर्ड से बना, एक है अनु और एक है मान। अनु का मतलब क्या है, आफ्टर, और मान का मतलब क्या है, नॉलेज। तो जो नॉलेज आफ्टर नॉलेज अपने को मिलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमान। मतलब एक प्रायर नॉलेज है, उसके बेस पर जब हम नई नॉलेज को गेन करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनुमान। ठीक है, अब एग्जांपल यहां पे आया कि पहाड़ी पे जो है वो क्या, हमने बोल दिया कि हिल इज फेरी, मतलब पहाड़ी पे आग लगी हुई है। कैसे बोला, क्योंकि हिल पे क्या था, धुआं था। तो वट एवर हैज फायर, जहां पे भी आग होती है वहीं पे क्या होता है, धुआं होता है। अब यहां पे क्या किया आपने, 2 बातों को परसीव किया है। क्या, वी पास फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ स्मोक, आपने जो देखा है वो क्या देखा, धुआं देखा है। ठीक है, कहां पे, हिल पे। तो वहां पे आपको जो है वो नॉलेज हुआ क्या, और आपने वहां पे अनुमान लगाया कि वहां पे जरूर क्या हुआ होगा, आग लगी होगी। क्या लगी होगी, आग लगी होगी। तो इसके जो है अनुमान के कितने स्टेप होते हैं, 5। सबसे पहले जो है वो आता है प्रतिजना, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसको आपको प्रूव करना, जो आपने बोल दिया, जो आपने स्टेटमेंट दे दिया और जिसको आपने क्या करना, प्रूव करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रतिजना। तो आपने ये बोलते हैं देयर इज ए फायर ऑन द हिल, देयर इज ए फायर ऑन द हिल। इसका मतलब क्या है कि पहाड़ी पे जो है वो क्या है, आपने बोल दिया पहाड़ी पे आग लगी हुई है, तो देयर इज ए फायर ऑन द हिल। अब ये जो आपने बोला किस बेस पर बोला, रीजन क्या था, रीजन ये था क्योंकि वहां पे धुआं उठ रहा था। फिर आपने उदाहरण दिया, और उदाहरण तीसरा जो स्टेप है वो क्या, उदाहरण। वेयर एवर देयर इज स्मोक, जहां पे भी क्या होता है, धुआं होता है, देयर इज फायर। ठीक है, फिर आपने जो है वो क्या किया, उसको रीअफर्म किया। तो आपने बोला द हिल हैज स्मोक दैट इज परवेटेड बाय फायर, और आखिरी में आपने जो वो क्या किया, कंक्लूजन किया, देयरफॉर देयर इज ए फायर ऑन द हिल। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्रतिजना, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको क्या प्रूव करना है। दूसरा आएगा हेतु, रीजन, जो क्या बताएगा, बेसिकली रीजन बताएगा फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोपोजिशन। तीसरे नंबर पे आएगा उदाहरण, चौथे पे आएगा उपनया, एप्लीकेशन, उसको जब हम रिकन्फर्म करेंगे। और 5वें नंबर पे क्या आएगा, कंक्लूजन। ठीक है जी, ये आपको मैंने जो करवाया था भाई, पढ़ लेना इसको जरूर।
ठीक है ना। आप बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान का। देखो अनुमान के अंदर बेसिकली आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यहां पे जो है वो एक जो नॉलेज आपके पास अवेलेबल है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके बेस पर नई नॉलेज आप निकालने का काम कर रहे हो। यस, तो यहां पे बेसिकली ना तीन टर्म आएंगे, एक होता है साध्य, एक पक्ष और एक हेतु। एक होता है मेजर टर्म, एक है माइनर टर्म और एक आएगा क्या, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म जो बेस बनती है बेसिकली, जिसके बेस पर आप लोग जो है वो क्या करते हो, नॉलेज लेने का काम करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिडिल टर्म। ठीक है, अब यहां पे दो प्रोपोजिशन था, प्रोपोजिशन नंबर 1 इसके में लिखा था ऑल एनिमल्स आर लोयर, दूसरे पे था ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो इसका मतलब जो है वो क्या असम्पशन आपने निकाला कि ऑल डॉग्स आर लोयर। तो यहां पे एनिमल जो दोनों प्रोपोजिशन जो दोनों प्रीमाइसेस के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेतु बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है वो क्या आएगा, अब साध्य क्या होता है, मेजर टर्म। तो ये जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर जो प्रेडिकेट होता है, ये प्रेडिकेट है जिसके बारे में बात की जाती है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो किसके बारे में बात की जा रही है, ऑल डॉग्स, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं माइनर टर्म। क्या बोलेंगे, माइनर। और ये जो प्रेडिकेट है इसको बोलते हैं मेजर टर्म। और जो दो प्रीमाइसेस में कॉमन होती है और कंक्लूजन में नहीं आती उसको बोलते हैं क्या, मिडिल टर्म। तो ये देखो एनिमल इन दोनों के अंदर क्या है, कॉमन है, और ये आपका जो है वो कंक्लूजन के अंदर नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मिडिल टर्म। तो पक्ष इज नोन एज द माइनर टर्म, सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। और तीसरे नंबर पे जो है वो आएगा क्या, हेतु। हेतु जो है वो क्या होती है, मिडिल टर्म। हेतु जो है वो सेतु का काम करता है, बोल तो ब्रिज का काम करता है, बताया था। तो ये कंक्लूजन में नहीं होगा, और ये दोनों जो आपकी प्रीमाइसेस है उसके अंदर ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। अब हेतु जो है वो क्या है, कॉमन वर्ड है जो दो प्रीमाइसेस में क्या होता है, कॉमन होता है। हेतु बेसिकली क्या है, मिडिल टर्म है जो एग्जिस्ट करता है दोनों के दोनों प्रीमाइसेस में। ठीक है जी। अब बात करते हैं व्यक्ति। व्यक्ति के अगर मान लो दो टर्म्स में हेतु है, अगर दो टर्म्स में रिलेशन है, तो वहां उस रिलेशन जो होगा ना उसको बोलते हैं व्यक्ति। क्या बोलते हैं, व्यक्ति। तो व्यक्ति मतलब हेतु का होना, हेतु का होना क्या है, व्यक्ति है। अगर एक्चुअल में रिलेशन है तो उसको बोलेंगे क्या, व्यक्ति। क्या बोलेंगे, व्यक्ति। द इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ द मिडिल टर्म विद द मेजर टर्म, जो रिलेशन होता है मिडिल टर्म का किसके साथ में, मेजर टर्म के साथ में, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, व्यक्ति। देखो मिडिल और माइनर टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म के बीच में जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, मिडिल टर्म, जिसको बोलते हैं हेतु। और अगर मिडिल टर्म का मेजर टर्म से जो रिलेशन है एक्चुअल के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, व्यक्ति। अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और एक्चुअल के अंदर भी रिलेशन है, तो होगा व्यक्ति। लेकिन अगर हमको लग रहा है कि रिलेशन है लेकिन एक्चुअल में रिलेशन नहीं है, तो उसको बोलेंगे क्या, हेतुआभास। मतलब वहां पे हेतु नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हेतुआभास, बोल तो फेलिसी हो जाएगा। तो द इनवेरिएबल रिलेशन जो होता है मिडिल टर्म का विद द मेजर टर्म से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, व्यक्ति। मिडिल टर्म का मेजर टर्म से जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, व्यक्ति। अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता पर लग रहा है कि रिलेशन है लेकिन एक्चुअल के अंदर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, हेतुआभास। तो जो रिलेशन है नहीं पर हमको क्या हो रहा है, आभास हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेतुआभास। क्या बोलेंगे, हेतुआभास। ठीक है, अब यहां पे जैसे हमने बताया था, इधर आ जाओ, हेतुआभास वो क्या, हेतु का आभास हो रहा है, हेतु एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं कर रहा, मिडिल टर्म का कोई रिलेशन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी अपने को आभास हो रहा है, हमको लग रहा है कि रिलेशन है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेतुआभास। अगर मिडिल टर्म जो एक्चुअली ना हो पर आभास हो रहा है, लग रहा है कि वो एक्चुअल के अंदर प्रेजेंट करते हैं, मतलब रिलेशन प्रेजेंट करता है, तो बोलेंगे हेतुआभास। तो हेतुआभास मतलब फेलेसी इन्फ्रेंस का। ठीक है, ए फेलेसी क्या होती है, डिफेक्ट होता है एक आर्गुमेंट में डेट अराइज फ्रॉम ईदर ए मिस्टेक इन रीजनिंग या क्रिएशन ऑफ एन इल्यूजन मार्क ए बैड आर्गुमेंट अपीयर गुड। अब यहां पे देखो क्या, दो प्रीमाइसेस थी, ठीक है, तो जो दो प्रीमाइसेस दिए हैं, हमें लग रहा है कि इनमें कोई कनेक्शन है पर एक्चुअल के अंदर कनेक्शन नहीं है, तो इससे क्या होगा, कुतर्क जो है वो क्या होगा, जन्म लेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेतुआभास। अब हेतुआभास जो है वो क्या होता है, एक इल्यूजन होता है बेसिकली। तो फेलेसी के अंदर जो है हेतुआभास को जो है हम क्या बोलते, मतलब इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में हेतुआभास को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, फेलेसी। क्या बोलते हैं, फेलेसी बोलते हैं मिस्टेक। अब 5 कैरेक्टरिस्टिक है वैलिड मिडिल टर्म के। एक रिलेशन अगर आपको एक्चुअल में देखने को मिलेगा, एक वैलिड जो मिडिल टर्म है उसके टोटल मिला के कितने कैरेक्टरिस्टिक है, 5। पहला, देयर मस्ट बी प्रेजेंट इन द माइनर टर्म, जो मिडिल टर्म है उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, इट मस्ट बी प्रेजेंट जो है वो माइनर टर्म के अंदर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। दूसरा, इट मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल पॉजिटिव इंस्टेंस ऑफ द मेजर टर्म। तीसरा, इट मस्ट बी एब्सेंट होगी इन ऑल नेगेटिव इंस्टेंस इन द मेजर टर्म इज एब्सेंट, जहां पे मेजर टर्म एब्सेंट है। एंड इट मस्ट नॉन इनकम्पेटेबल, इट मस्ट बी नॉन इनकम्पेटेबल, मतलब इनकम्पेटेबल नहीं होनी चाहिए विद द माइनर टर्म। एंड इट मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द एब्सेंस ऑफ काउंटरैक्टिंग रीजन व्हिच लेड टू कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलते, अगर ये ऊपर वाले कैरेक्टरिस्टिक नहीं मिलते, तो वहां पे क्या क्रिएट होगा, फेलेसी। अब फेलेसी जो वो कितने तरह की होती है, 5। सबसे पहले नंबर पे आएगा सिद्ध, असिद्ध। असिद्ध मतलब जब मिडिल टर्म से कुछ भी चीज जो है वो प्रूव ही नहीं हो पाए, जब मिडिल टर्म जो है वो क्या, अनप्रूवन नेचर की होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, असिद्ध। असिद्ध जो है वो आपके
तीन तरह की होती है, नाम इसके जरूर पढ़ के जाना। दूसरे नंबर पे आएगा क्या, सब विचारा, बोले तो इररेगुलर मिडिल टर्म जो होती है, मतलब हेतु से डेविएट हो जाएगा, हेतु के डेविएट होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको बोलते हैं क्या, सब विचारा। तीसरे नंबर पे जो आती है वो क्या, सत प्रतिपक्षा। इसके अंदर क्या, जब दो मिडिल टर्म है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, दोनों मिडिल टर्म इक्वल फोर्स के और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, सत प्रतिपक्षा। फिर जो है आएगा वो क्या, बाधिता। कोई परसेप्शन, मतलब हमने यहां पे जो है वो मिडिल टर्म थी और दूसरा जो प्रमाण है वही बता रहा है कि भाई ये चीज तो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती नहीं है। दूसरा जो प्रमाण कोई भी शब्द हो गया या मान लो परसेप्शन हो गया, वही बोल रहे हैं कि ये चीज एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती है। तो कोई परसेप्शन ही बता रहा है कि बात जो है वो क्या गलत है, मतलब हम कंक्लूजन पे गए नहीं, कंक्लूजन से पहले अपने को पता लग गया कि चीज जो है वो क्या गलत है, उसको बोलते हैं क्या, बाधिता। और एक होता है कौन सा, विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब जो है वो क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी मिडिल टर्म जो होती है उसको बोलते हैं बेसिकली हम क्या, विरुद्ध। बोले तो हमने ये बोल दिया कि एयर इज हैवी, क्योंकि वो जो है वो क्या, एम्प्टी है। तो दो वर्ड्स है और दोनों वर्ड्स ही आपस में जो है वो क्या, मतलब जो आपकी मिडिल टर्म है उसमें दो वर्ड्स है और दोनों वर्ड आपस में जो है वो क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, विरुद्ध। क्या बोलेंगे, विरुद्ध। तो ये 5 तरह की जो है वो क्या है आपकी फैलेसी से। ओके जी सर, लो जी, टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट और हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट किया हमारा पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है किसके बारे में, 6 तरह के हमारे प्रमाण, और फिर हमने पढ़ लिया अब अनुमान, इन्फ्लुएंस के काइंड, व्यक्ति हमने पढ़ लिया और हेतुवाद पढ़ लिया। तो ये जो टॉपिक था जो हमने किया था और ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, रिवीजन इसका हमने कर लिए लगभग, अभी देखो 50-52 मिनट ही हुए हैं और पूरा का पूरा टॉपिक हो गया। ओके जी, तो अब पेपर में जाने से पहले कम से कम 2 बार ये वीडियो जरूर लगा लेना, इससे बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम के अंदर आपको, ठीक है ना जी। बाकी जो बुक में आपको मैंने कंटेंट दिया था उसको पढ़ के जरूर जाना भाई, ऐसा ना हो कि वीडियो लगाए जाओ और कंटेंट ना पढ़ो, कंटेंट जरूर पढ़ के जाना तो बात बनेगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ एमसीक्यूज के ऊपर, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा भाई एमसीक्यूज आपसे बेटर तरीके से तभी अटेम्प्ट हो पाएंगे जब आपको नॉलेज होगा, जब कंटेंट आपने पढ़ रखा है। अब बच्चा लास्ट में ये करता है, लास्ट का 1 महीना बच्चा का ना, बच्चा बोलेगा नहीं अब कुछ मत करो, सिर्फ एमसीक्यूज करो। अरे मेरे भाई एमसीक्यूज से बेनिफिट तब मिलता है जब कंटेंट पूरा है। एमसीक्यूज तो वो है जिसके अंदर 4 बातें आपको बता देगा, उसके अलावा वो तो मिस होगी ना आपकी, यस और नो, यस। तो इसका मतलब ये एमसीक्यूज करो, प्रैक्टिस करो, लेकिन पहले कंटेंट पढ़ो। कंटेंट पढ़ के अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। ओके जी सर, चलो ये थी अपना यूनिट नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट। आज हम लोगों ने पेपर नंबर 1 के रिवीजन वीडियो स्टार्ट किए, जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले सबसे मुश्किल जो था इंडियन लॉजिक, इसको हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको भी समझ में आएगा, आप इसको शांति से बैठ के लगाएं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में भी आएंगी। पेपर में जाने से पहले 2 बार एटलीस्ट इसको लगा लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर इससे कोई हेल्प मिली आपको तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किसका चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसका जो है वो वीडियो पोस्ट करूंगा रिवीजन के लिए। ओके हाँ जी सर, चलो अभी के लिए एक बार इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।